भी शुरू हो गया है। जेडीयू नेता वीरेंद्र भाई विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि सरकार बनी तो 2500 रुपये महिलाओं को देंगे और बिहार के लोगों को महंगाई, बेरोजगारी और क्राइम से मुक्ति दिलाएंगे। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के मनेर विधायक वीरेंद्र ने जिला अतिथि गृह औरंगाबाद में इसी के दौरान कहा कि बिहार की जनता ने फैसला कर लिया है कि प्रदेश में महागठबंधन की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। सरकार बनते ही माई बहन मान योजना लाकर महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये और सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1500 रुपये की जाएगी। वही उन्होंने कहा कि रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1200 से घटाकर 500 रुपये किया जाएगा। वही बिजली बिल 200 यूनिट फ्री किया जाएगा। पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी तो हर वर्ष 1 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। त्राहिमाम है, हर स्तर पर त्राहिमाम है जनता, और चाहे वो जिस वर्ग का लोग हो। इस देश को आज़ाद करने वाला कौन कौम है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और इसमें हर लोग अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं। सरकार 14 में चुनाव हुआ पार्लियामेंट का पहला, जब मोदी जी प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो 2 करोड़ बेरोजगारों को हर साल हम नौकरी देने का काम करेंगे। वो काम नहीं हो सका। हम 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में भेजने का काम करेंगे। जो स्विस बैंक में पैक रहे हैं को रुपया, जिन नेताओं का, अफसरों का पैसा है, उस सब को जब्त करके और सारा पैसा जनता के खाते में 15-15 लाख देने का काम करेंगे। वो भी नहीं हो सका। तो ये जुमले का पार्टी है। कभी हिंदू मुसलमान, कभी वक्फ। अरे बेरोजगारों की चर्चा करो, देश में महंगाई है उसकी चर्चा करो। वो चर्चा ना हो, उस पर चर्चा लोग ना करे, इसके लिए वक्फ बोर्ड का कभी गठन कर दिया, बिल पास कर दिया। ये हड़बड़ी में लिया गया यह फैसला है, ये देश हित में नहीं है, ये असंवैधानिक है। और निश्चित रूप से आरएसएस का जो एजेंडा है उसको बीजेपी लागू कर रही है। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। ऐसी सूचना आ रही है कि अंबानी की जो मकान बनी हुई है अट्टालिका, वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर है। उसको बचाने के लिए ऐसा संशोधन लाया गया। इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो जांच का विषय है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। अगर ऐसी बात है तो निश्चित रूप से जांच करना चाहिए, और वो बोर्ड की जब ज़मीन है तो निश्चित रूप से उसको खाली कर देना चाहिए। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव 2020 जो संपन्न हुआ, या लोकसभा चुनाव जो संपन्न हुआ 2024 में, उसमें औरंगाबाद और काराकाट लोकसभा सीट जो है महागठबंधन के खाते में गई, लेकिन अन्य जगहों से जो है महागठबंधन की सीट नहीं आ पा रही है और गवर्नमेंट नहीं बन रही है। इसके पीछे मेन रीजन आप क्या मानते हैं? आने वाले समय में सब लोग समझ रहा है कि हमें क्या करना है। जनता भी समझ रही है कि हम ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, और इस बार जात से ऊपर उठकर और पार्टी से ऊपर उठकर और महागठबंधन को लोग वोट इसलिए करेंगे कि तेजस्वी यादव ने 17 महीना में जिस तरह से बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया, ये मुख्यमंत्री 20 साल से हैं, कितने लोगों को रोजगार दिया। उन्होंने आया तो रास्ता बताया और रोजगार मिलना शुरू हुआ तो उसको विदा कर दिया, हटा दिया, और दूसरे जगह आप गलबहियाँ कर लिए। तो जो लोग तो कहते हैं कि एक तरफ जो है राम राज चल रहा है तो दूसरा तरफ जो है रावण का दल है। अब सवाल है कि कौन रामराज है। आप लोग भी इसी प्रदेश के रहने वाले हैं, आप भी कितने ठगे महसूस कर रहे हैं और कितने अपराध हो रहा है इस प्रदेश में। हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा हो, चाहे वो पत्रकार भाई हो, जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो किसी तरह का जनप्रतिनिधि, चाहे एमपी हो, एमएलए हो, और चाहे वो छोटा मोटा जनप्रतिनिधि हो, और दुकानदार हो, व्यापार करने वाला लोग है, चाहे हर तबके के लोग हैं। हर व्यक्ति अपने आप को, महिला हो, पुरुष हो, सब लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसलिए सरकार को जितना जल्द हो जनता भगाने के फेरा में लगी। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर राजद, देखिए, नीतीश कुमार जी बीमार चल रहे हैं, और 2-4-5 आदमी इस प्रदेश को चला रहा है, पदाधिकारी और नेता, और प्रदेश का गाड़ी कमाई का पैसा लूट रहा है, गलत काम करा रहा है, और जैसे तैसे पोस्टिंग कराकर पैसा वसूली कर रहा है। आज के राजनीति आरोप प्रतिरोध की हो। संशोधन कानून बनने के बाद बिहार की बात करें तो जेडीयू को लगातार झटका मिल रहा है, और कई कई कार्यकर्ता भी इस्तीफा दे रहे हैं। आपको बता दें कि बॉक्स संशोधन बिल के पक्ष और विपक्ष में
देश भर में राजनीतिक सरगर्मी तेज है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड पार्टी का वक्फ बिल को समर्थन करना महंगा पड़ रहा है। एक के बाद एक लगातार पार्टी से मुस्लिम नेता इस्तीफा दे रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं एक बार पूर्वी चंपारण जिले के कद्दावर नेता जेडीयू जिला सचिव कलाम खान ने इस्तीफा दे दिया। वहीं पूर्वी चंपारण जिले से ही 17 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं साथ ही साथ आपके चैनल को भी धन्यवाद मैं देना चाहता हूं। और 2005 से मैं नीतीश कुमार के साथ हम लोग नीतीश कुमार को सेदने का काम किया कि हमारे बहुत रहमत नेता हैं और मुस्लिम अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के साथ जो है ना, अब इनके हाथ को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को ये मजबूती रखेंगे। हम लोग आशा लगाए हुए थे, लेकिन आशा ये निराशा कर दिए। इसका नतीजा हुआ ये कभी इसमें कभी उसमें 5 साल भी नहीं बीता था। ये मुख्यमंत्री पद खाली बनाने के लिए कि 20 साल हमने मुख्यमंत्री हो गए, 20 साल मुख्यमंत्री हो गए, रेकॉर्ड में सिर्फ इनका बनते चला गया। इसका नतीजा हुआ कि ये शैतान के साथ जाके का किए कि मिल गए। इनको क्या जरूरत था, जबकि इतनी मजबूती के साथ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के साथ मैं कलाम खान, मैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मैं जिला सचिव, मैंने जितना साथ दिया पटना से लेकर और प्रखंड से लेकर जिला से लेकर, उतना साथ कोई नहीं दिया है। मैंने दुकान बंद कर के और ये बिल पास कर दिए। ये बिल पास करने से ये पास नहीं होगा और हिंदू भी जानता है इस बात को, मुस्लिम भी जानता है इस बात को। ये लोग ड्रामाबाजी कर रहे हैं। जब इलेक्शन का समय आता है तो ये लोग ड्रामाबाजी करना शुरू कर देते हैं। क्या पब्लिक को बुर्बक समझे हुए हैं? मेरा भाई है, मेरा अंग है। हिंदू और मुस्लिम मेरा अंग होता है। ये 2014 से मोदी जी आए, जब सूर को जब फूकना किए, अगर हमारा हिंदू भाई, हमारा मुस्लिम भाई, हमारा सिख भाई, ईसाई भाई अगर गड़बड़ रहता तो आज भारत हमारा जलता ही नजर आता। इसको कोई नहीं रोकता, लेकिन नहीं, मेरा खून है, आज भी खून रहेगा। जब तक दुनिया रहेगा, जब तक मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बन के हम लोग रहेंगे। ये नेता शाखा सब चलबाजी है। समय आ चुका है, समय ऐसा आ जाएगा कि नेता को सोचना पड़ेगा कि किधर हम किस ओर किधर भागे। जनता जब उब जाएगा तो इसको बर्दाश्त जनता नहीं कर सकता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा था। अब क्या स्थिति रहा? देखिए सर, कारण है सबसे बड़ी चीज है कि इसलिए 2005 से जो है इनका जो रवैया बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा काम किए। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये क्या किए कि ये भाजपा में भागते रहे, कभी उधर भागे कभी उधर भागे, मुस्लिम का मन जो है सर हटता चला गया। लेकिन फिर भी मुस्लिम जो है ना, विश्वास रखा इनके ऊपर कि नहीं, नीतीश जी ऐसा नहीं कर सकते हैं। लास्ट में चल के 2024 का जब चुनाव हुआ, सरकार भाजपा का गिर गया था, केंद्र में गिरा हुआ सरकार को ये पनपाने का नायडू बाबू और ये नीतीश कुमार पनपाने का ये कोशिश किया। आज पनप गया है तो आज देश में फिर भाजपा जो है ना आ गया। वक्फ संशोधन कानून बन तो गया है, लेकिन विपक्ष अभी भी इसको लेकर विपक्ष की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि इस कानून को वापस ले। वहीं सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे कि ये जो वक्फ कानून बना है ये गरीब मुस्लिमों के लिए काफ़ी बेहतर है। देखिए, मोतिहारी में केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने वक्फ संशोधन कानून का विरोध करने वालों पर पलटवार किया है और कहा है कि इस कमेटी में सिर्फ एक खास वर्ग के मुस्लिम थे, अब सभी मुस्लिमों को इससे फ़ायदा मिलेगा। अब इसमें आधी आबादी को भी शामिल किया गया है ताकि गरीब मुसलमानों को उनका हक मिल सके। मुट्ठी भर लोगों ने इसे अपनी पैतृक संपत्ति समझ लिया था, अब इसमें सबको समाहित किया जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, देश का इतिहास गवाह है, आज़ादी के बाद जब कानून बना तब से समय से हर कानून में संशोधन होता है। वक्फ बोर्ड में भी संशोधन की आवश्यकता थी और इसमें संशोधन किया गया और राष्ट्र हित में बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। एक तो था कि इसमें कि किसी डकैत को ही जज पैर ना दीजिए, तो जब भी जजमेंट करेगा तो डकैत की ही पर्ची। उसमें जितना लोग सदस्य थे
वो केवल मुस्लिम ही थे, उसी वर्ग के लोग थे। और अचानक से इतनी ज़मीन बढ़ गई वागपुर में कि सोचने का विषय है कि पहले आज से 10 साल पहले कितनी थी, आज कितना हो गया। और एक बहुत बड़ा वर्ग था पसमानदा मुस्लिम, जिसको उस बोर्ड में शामिल नहीं रखा गया, और छोटे छोटे मुस्लिम वर्ग के लोग थे जिसको शामिल नहीं किया गया था। साथ साथ ये भी इसमें एक प्रावधान किया गया है कि नारी शक्ति का भी सम्मान किया गया है, नारी शक्ति भी उसमें रहेगी। और कुछ मुट्ठी भर लोग देश में उसको अपना एक संपत्ति बना के रखा था। अब वो केवल एक मुट्ठी भर के लोग का नहीं होगा, उस वर्ग के लिए सबको उसमें सम्मानित करने का प्रयास किया गया है। और देश हित में बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है, जितना कहिए उतना कम। इसको लेकर जदयू में जो मुस्लिम नेता है लोग हैं उसको काफ़ी नाराज चल रहे हैं। ढाका के कई मुसलमान नेताओं ने आज इस्तीफा भी दे दिया। देखिए, मामला बनता है नीतीश बाबू का। नीतीश बाबू अपने लोगों को ठीक करेंगे, इसमें कहीं संदेह नहीं है, और ठीक भी रखते हैं। अब किसी को बहुत सा कानून अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है। यही बिहार है जो आडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया था राम मंदिर में। आज राम मंदिर बना। राम मंदिर जब बन रहा था तो यही आरजेडी के बयान, नेताओं का बयान था कि यहाँ हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवाया। तो इतना बड़ा संपत्ति है वाघ बोर्ड का, इस पर उन्होंने कभी बयान नहीं दिया कि इस पर हॉस्पिटल बनना चाहिए, इस पर स्कूल बनना चाहिए। इस पर उन्होंने कभी बयान नहीं दिया। आप उस बयान को महत्व दीजिए। वो तो नीतीश बाबू का अपना घर का लोग है, नाराज है, मानेगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरकार बनते ही 1 महीने के अंदर में इसको फेंक देगी। बिहार में उनका सरकार तो मुंगेरीलाल का सपना है। बिहार में उनकी सरकार कभी आने वाली नहीं है। विपक्ष में अच्छे विपक्ष के रोल में हो सकता है, माना जाए, लेकिन कभी बिहार में उनकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का जिला सम्मेलन हुआ। इस दौरान भारी संख्या में व्यवसायी वर्ग के लोग शामिल हुए। आपको बता दें कि बगहा में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का जिला सम्मेलन किया गया। इसमें पश्चिमी चंपारण जिला के अलग अलग शहरों के व्यवसायी शामिल हुए। बैठक में व्यवसायियों के हित में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पटना से आए अधिकारियों ने व्यवसायियों की समस्याओं को सुना और उसके निदान का भरोसा दिया। बगहा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जिला अध्यक्ष इंजीनियर श्याम बिहारी प्रसाद ने बगहा में हो रहे व्यवसायियों के कई समस्याओं को उठाया, जिसमें बस स्टैंड और ऑटो स्टैंड न होने से दुकानदारों को होने वाली समस्याओं का भी जिक्र किया गया। बस और ऑटो स्टैंड न होने से बस और ऑटो दुकानों के सामने लगते हैं, जिनसे दुकानदारों को कई समस्याएं होती हैं। इसके अलावा सड़क किनारे लगने वाले दुकानदारों को अस्थायी जगह मुहैया कराने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम का उद्देश्य व्यवसायी संगठन है, और संगठन का उद्देश्य है कि व्यवसायियों की जो परेशानी हो उसको दूर करना है। तो कोई भी कार्यक्रम होता है तो तरह तरह की व्यवसायियों की परेशानी भी है, सामाजिक स्तर पर भी है, सरकारी स्तर पर भी है। तो जो संगठन होता है वो सारी परेशानियों को दूर करने का ही मुख्य उद्देश्य है। समय समय पर जैसी परेशानी आती है तो उसको उसी हिसाब से टैकल किया जाता है। बगहा में कोई उस तरह का इंडस्ट्री नहीं है, या किस मुद्दों को उठाएंगे, क्या चर्चाएं होंगी? जिला का जो गठन हुआ यहाँ, तो उसके लिए व्यवसायियों की जो समस्या है, यहाँ सबसे बड़ा समस्या है कि जो सेल टैक्स का जो रिटर्न वगैरह जो देना पड़ेगा, उसमें कुछ व्यवसायियों की समस्या आती है। बाकी जो हमारे फुटपाथी व्यवसायी हैं उन लोगों को अस्थायी किया जाए, कहीं अस्थायी उन लोगों का निदान किया जाए, कहीं कभी इधर से उधर, उधर से उधर उन लोगों को किया जाता है। और दूसरा जो है कि आप लोगों को मालूम होगा कि अनुमंडल में कुछ हमारे व्यवसायी थे जिनका रोजी रोटी उससे चलता था। अनुमंडल द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उसको आश्वासन दिया गया कि आपको कहीं स्थान दिया जाएगा, लेकिन आज तक उसका कोई स्थान उन लोगों को नहीं मिला। वो भी भूखमरी के कगार पर है। बाकी सबसे बड़ा समस्या फुटपाथ का है। फुटपाथी जितने भी हमारे व्यवसायी हैं, सब लोगों को कहीं अस्थायी निदान किया जाए। इसके लिए हम लोग ऐसे बात करेंगे। प्रदेश से हमारे लोग आए हैं, इन लोगों के द्वारा भी हम लोग प्रेशर कराएंगे और सरकार से वार्ता होगी भाई कहीं अस्थायी निदान किया जाए। दूसरा जो है कि यहाँ बस स्टैंड की बहुत बड़ा समस्या है, जिसके चलते व्यवसायियों का व्यापार कभी यहाँ लगा देता है, उन लोगों का व्यापार दूर हो जाता है।
टेम्पू स्टैंड की समस्या है जो स्थानीय लेवल पर बहुत आप लोगों की भी जानकारी होगी। आश्वासन प्रशासन की तरफ से बराबर मिलते रहता है कि यहाँ किया जाएगा वहाँ किया जाएगा। आज तक ये टेम्पू स्टैंड बस स्टैंड का कोई स्थायी निदान नहीं हुआ। एक समस्या ये है कि भाई जो बाज़ार में जो चेकिंग चलता है हेलमेट का या मोटरसाइकिल प्रशासन द्वारा, बाज़ार के बाहर किया जाए। बाज़ार में जब चेकिंग चलता है तो भीड़ लग जाता है किसी व्यवसायी के दरवाजे पर, दुकान के पास, उसके चलते उन लोगों को थोड़ा व्यापार में समस्या आता है। ये भी हम लोग प्रशासन से कहेंगे भाई कि आप बाज़ार से बाहर उसका चेकिंग कीजिए, करना चाहिए। सुरक्षा के दृष्टि से, रक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा चीज़ है, लेकिन उसको थोड़ा देखिए, गुजरात में कांग्रेस का महाधिवेशन चल रहा है और इस वक्फ कानून को लेकर काफ़ी विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि वक्फ बिल में मुसलमानों की संपत्ति हड़पने का काम हो रहा है। वक्फ एक डोनेशन का बोर्ड है, डोनेशन दिए गए ज़मीन को कोई छीन नहीं सकता। इसके लिए हम चाहते थे कि वक्फ में गैर मुस्लिम ना हो जैसे पहले था, क्योंकि कोई हिंदू मंदिर में कोई मुस्लिम नहीं रहता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, रात के 4 बजे तक इस बिल पर बहस हुई और वोटिंग हुई। हमारे जितने लोग थे उन्होंने इस बिल का विरोध किया और आज भी हम चाहते हैं कि सरकार इस बिल को वापस ले। वक्त में तो एक मुसलमानों की या माइनॉरिटी की एक प्रॉपर्टी हड़पने का एक काम हो रहा है, क्योंकि जो भी वक्फ बोर्ड में प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड जो डोनेशन देते हैं, मुस्लिम देते हैं, हिंदू देते हैं और कोई धर्म के लोग भी डोनेशन दे सकते हैं। वक्फ ये एक डोनेशन का बोर्ड है। इसको डोनेशन दिए हुए जमीन को कोई छीन नहीं सकता। इसके लिए ही हम ये चाहते थे कि भाई वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम नहीं रहना, जैसा कि वक्फ बोर्ड में हमेशा मुस्लिम रहते थे, इस बार भी मुस्लिम लोग ही उसमें रहना, ये हमने वहां पर किया। क्योंकि कोई हिंदू टेम्पल में मुस्लिम नहीं रहता, कोई गुरुद्वारा में नहीं रहता, या गुरुद्वारा में दूसरा और कोई नहीं रहता। अरे ये बात राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पलटवार किया है, विरोध जताया है। और बता दें आपको कि राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा अहमदाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में दिए गए बयान, ये बयान था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को बेच देंगे और चले जाएंगे। इसी बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि मैं कांग्रेस की मानसिकता को समझ नहीं पाया कि वो एक व्यक्ति का विरोध करते करते वो ये भूल गए कि वो देश का अपमान करने लगे हैं। ये वही लोग हैं जिनके कार्यकाल में एक से एक बड़े घोटाले इस देश ने देखे हैं। आज देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश में घोटाला पर, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाने का काम किया है, एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि आप नीतियों का विरोध करें, लेकिन एक व्यक्ति का विरोध करते करते इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना यह बिल्कुल उचित नहीं है। एक व्यक्ति का विरोध करते करते मैं कांग्रेस की मानसिकता को समझ ही नहीं पाया कि आप एक व्यक्ति का विरोध करते करते आप ये तक भूल गए कि आप देश का अपमान करने लग गए। क्या भारत को बेचना, इसकी कल्पना भी कोई कर सकता है? ये सोच भी कैसे आती है कांग्रेस नेताओं के जहन में? पर स्वाभाविक है, उन लोगों के जहन में सोच आ सकती है जिन्होंने पूरे देश को बंदी बनाने का काम किया हो इमरजेंसी देश में लगाकर। उन लोगों के जहन में जरूर ये सोच कभी ना कभी आई होगी कि क्या हम लोग अपने देश को भी बेच दें। ये वही लोग हैं जिनके कार्यकाल में एक से एक बड़े घोटाले इस देश ने देखे। आज देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने न सिर्फ देश में घोटालों पे, भ्रष्टाचार पे नियंत्रण लगाने का काम किया, एक ऐसा प्रधानमंत्री जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का मान बढ़ाने का काम किया, एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने एक गरीब परिवार से लेकर दुनिया में देश कैसे अपना नाम ऊंचा करे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे भारत का सम्मान बढ़े,
अंतरिक्ष के माध्यम से कैसे दुनिया में भारत की पहचान बने, हर स्तर पर उस व्यक्ति ने काम करने का काम किया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने गांव में महिला के स्वास्थ्य की चिंता करके शौचालय तक की भी सोच रखी, तो वहीं अंतरिक्ष के माध्यम से देश को कैसे सुरक्षित रखा जाए इसकी भी चिंता उस प्रधानमंत्री ने की। और उनके लिए अब इस तरीके की भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आदरणीय खड़गे साहब बहुत बड़े हैं और बहुत अनुभवी हैं, उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं। आप कीजिए ना, नीतियों का विरोध कीजिए, बट आप एक व्यक्ति का विरोध करते करते आप देश के साथ आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने लगते हैं, ये कतई उचित नहीं है। आप हमारी सरकार को नीतियों पे घेरिए, आपको जितने सवाल हमारी सरकार से करने हैं आप कीजिए, आपके पास पूरा हक है, पूरा अधिकार है, पर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना हमारे देश के लिए ये कतई उचित नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी भारतीय इस बात को कभी भी स्वीकार करेगा या आपका कभी भी सम्मान करेगा जिस तरीके की भाषा का आपने इस्तेमाल किया देश को बेचने का। ये सोच किसी भारतीय के जहन में नहीं आ सकती। अगर आदरणीय खड़गे साहब अगर ऐसी सोच को भी में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।